So in this video, we are going to discuss complications in simplex method and their removal. For example, tie between incoming variables मिलता है. That means जब आप नेट इवेल्यूशन और z रो देखते हैं तो उसमें अगर मैक्सिमम नेगेटिव और मैक्सिमम पॉजिटिव अगर आप देखोगे और कई बार उनमें टाई हो जाता है. दैट मीन्स हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन सा वेरिएबल इनकमिंग है. तो उस केस में हाउ टू डिसाइड और हाउ टू चूज एन इनकमिंग वेरिएबल, तो ये हम डिस्कस करेंगे. सेकंड कॉम्प्लिकेशन जो है वो आती है व्हेन देयर इज अ टाई बिटवीन आउटगोइंग वेरिएबल्स. दैट मीन्स जब मिनिमम रेशो आप फाइंड करते हो सिंप्लेक्स टेबल में, देन मिनिमम पॉजिटिव रेशो वो आपको सेम मिलता है फॉर टू और मोर वेरिएबल्स. तो उस केस में देयर इज अ टाई बिटवीन आउटगोइंग वेरिएबल्स. सो आउटगोइंग वेरिएबल्स में टाई हो जाने के कारण उसको कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा वेरिएबल आउटगोइंग है, वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट कॉम्प्लिकेशंस इन सिंप्लेक्स मेथड एंड देयर रिमूवल. सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टाई बिटवीन इनकमिंग वेरिएबल्स. सो इनकमिंग वेरिएबल्स के बीच में अगर टाई जाता है तो आप उसको कैसे रिजॉल्व करोगे. सो द रूल फॉर दिस इज, सो टू रिजॉल्व टाई बिटवीन इनकमिंग वेरिएबल्स वी फॉलो द फॉलोइंग रूल्स. सो सबसे पहले अगर टाई बिटवीन टू डिसीजन वेरिएबल्स है then you can select any one of them arbitrarily. So decision variables का मीनिंग है कि अगर आपके पास में x, y, z सपोज डिसीजन वेरिएबल्स हैं और टेबल के अंदर आपके पास में इस तरह की सिचुएशंस आ रही है, सपोज a1 a2 आपके पास में आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं, एंड इफ़ यू लुक एट दिस z रो और नेट इवैल्यूएशन रो अंडर दिस x and if you find that it is -2 and also if you look at इट इज़ ऑल्सो -2. सो अब यहाँ पर इनकमिंग वेरिएबल जो मैक्सिमम नेगेटिव या मैक्सिमम पॉजिटिव जो भी आपको देखना है प्रॉब्लम है आपकी. सो अगर यहाँ पर -2 और z के नीचे भी -2 है, सो देयर इज अ टाई बिटवीन इनकमिंग वेरिएबल्स x एंड z. सो हाउ टू रिजॉल्व देम. टू रिजॉल्व देम वी कैन चूज एनी वन ऑफ देम आर्बिट्रेटली बिकॉज दोनों डिसीजन वेरिएबल्स हैं. सो या तो हम x चूज कर लेंगे या z चूज कर लेंगे. सो इन दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं हम. डिफरेंस सिर्फ नंबर ऑफ स्टेप्स का आएगा. हो सकता है कि एक या दो स्टेप हमारी बढ़ जाए या एक या दो स्टेप हमारी कम हो जाए. सो आर्बिट्रली हम x और z में से कोई भी एक चूज कर लेंगे. सो जब भी डिसीजन वेरिएबल्स के बीच में टाई होता है इनकमिंग वेरिएबल के लिए तो हम आर्बिट्रली कोई भी वेरिएबल चूज कर सकते हैं. देन सेकंड रूल इज, इफ देयर इज अ टाई बिटवीन डिसीजन वेरिएबल एंड स्लैक और सरप्लस और आर्टिफिशियल वेरिएबल, then always select the decision variable as incoming variable. So sometimes ऐसा हो सकता है कि आपके पास में इस तरह की सिचुएशन आ जाए. तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके पास में -2 आ रहा है और इनमें से कोई और -2 आ गया, यहाँ भी कहीं -2 आ रहा है. देन ऑलवेज सेलेक्ट डिसीजन वेरिएबल. सो डिसीजन वेरिएबल को हम सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे अगर टाई हो रहा है सिलेक्ट सरप्लस आर्टिफिशियल वेरिएबल एंड डिसीजन वेरिएबल. सो सबसे पहला जो प्रेफरेंस है वो हम देंगे डिसीजन वेरिएबल को. सो डिसीजन वेरिएबल को हम हमेशा एज इनकमिंग वेरिएबल चूज करेंगे. देन थर्ड रूल इज, नेवर सेलेक्ट एनी आर्टिफिशियल वेरिएबल टू इंटर द बेसिस. सो समटाइम्स कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास में डिसीजन वेरिएबल्स और आर्टिफिशियल वेरिएबल के बीच में टाई हो गया या सिलेक्ट सरप्लस वेरिएबल और आर्टिफिशियल वेरिएबल के बीच में टाई हो गया. तो सपोज सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पर S2 के नीचे -2 आ गया और यहाँ पर -2 इसके नीचे भी आ गया. सो इन दोनों में से हम इसको कभी भी चूज़ नहीं करेंगे इनकमिंग वेरिएबल के फॉर्म में. हम हमेशा स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल जो भी है उसको चूज़ कर लेंगे. ओके. सो कभी भी आर्टिफिशियल वेरिएबल को हम एज इनकमिंग वेरिएबल चूज़ नहीं करेंगे इन केस ऑफ टाई. सो दिस इज़ वेरी सिंपल. In case of tie between incoming variables, you can resolve tie using these rules. Second जो complication है और most dangerous complication है वो है tie between outgoing variables, जिसको हम degeneracy भी बोलते हैं. So जब भी ऐसा होता है कि tie between outgoing variables हो, then we cannot choose outgoing variables arbitrarily, because arbitrarily choose करने पर problem ये हो सकती है कि नेक्स्ट स्टेप में जो डीजेनरेसी आने वाली है वो डीजेनरेसी रिमूव नहीं हो. डीजेनरेसी का मीनिंग है कि बेसिक वेरिएबल्स
जब भी आपके पास में बेसिक वेरिएबल्स लाइक एक्स वाई जेड हैं और इनमें से कोई वेरिएबल जीरो हो जाता है किसी सॉल्यूशन स्टेप में, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं डीजनरेट सॉल्यूशन। सो अगर ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप में जो लीस्ट रेशो आप फाइंड करते हो, पॉजिटिव रेशो, वो फिर से इस जीरो के कारण यही लीस्ट रेशो आएगा और फिर यही वेरिएबल आपका आउटगोइंग हो जाएगा और फिर कुछ दूसरा वेरिएबल इसकी प्लेस पे आएगा एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू, क्योंकि यहाँ पर ये लीस्ट रेशो हमेशा जीरो आते जाएगा। सो इस केस में सॉल्यूशन जो है इसको हम बोलते हैं डीजनरेट सॉल्यूशन। और ये डीजनरेसी जो है ये इंट्रोड्यूस होती है किसी भी सिंप्लेक्स टेबल में व्हेन इन द प्रीवियस स्टेप, इसके पहले वाली स्टेप में देयर इज अ टाई बिटवीन आउटगोइंग वेरिएबल्स। सो कई बार ऐसा होता है कि आपके पास में किसी स्टेप में जाकर जो आप लीस्ट रेशो फाइंड करते हो, पॉजिटिव रेशो, वो इक्वल आ जाता है। सपोज यहाँ जैसे 3 इस तरह से कुछ लीस्ट रेशो आ गया। सो अब आपको आउटगोइंग वेरिएबल डिसाइड करने में प्रॉब्लम आएगी कि यहाँ पर दोनों 3 है, सो एक्स और वाई दोनों में से कौन सा आउटगोइंग वेरिएबल होना चाहिए। तो इस केस में नेक्स्ट स्टेप में जाकर सॉल्यूशन डीजनरेट हो जाता है। सो वन ऑफ देम विल बी जीरो, एक्स वाई में से कोई एक नेक्स्ट स्टेप में जीरो हो जाता है। तो ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं या ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं डीजनरेसी। तो जब भी डीजनरेसी आती है वी हैव टू रिजॉल्व दिस डीजनरेसी प्रॉपरली सो दैट हम इस सिचुएशन से बच जाएं जहाँ पर ये जीरो आ रहा है। सो हाउ टू रिजॉल्व डीजनरेसी इन केस ऑफ टाई बिटवीन आउटगोइंग वेरिएबल्स। सो दीज आर द रूल्स। सो सबसे पहले डीजनरेसी जो है वो आपके इंट्रोड्यूस हो सकती है इन द फॉलोइंग 2 केसेस। सो सबसे पहले तो ये हो सकता है कि इनिशियल स्टेज में ही आपकी डीजनरेसी इंट्रोड्यूस हो जाए, दैट मीन्स सम कांस्टेंट मे बी जीरो ऑन राइट हैंड साइड। सो सपोज आपके प्रॉब्लम में कोई कांस्टेंट इस तरह से है सी जेड लेस देन और इक्वल टू जीरो। सो व्हेन यू कन्वर्ट दिस एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस सिलेक्ट वेरिएबल इक्वल टू जीरो। सो इनिशियली जब आप इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करोगे देन दिस S1 विल बी जीरो together with other S2, S3 and so on. So यहाँ पर इस कांस्टेंट के कारण S1 इक्वल टू जीरो हो गया। सो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ही आपका डीजनरेट है। सो आगे सॉल्यूशन गारंटीड है या नहीं, या आगे सॉल्यूशन मिलेगा या नहीं, या सॉल्यूशन इम्प्रूव होगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ओके, सो व्हेन वी मूव फर्दर यूजिंग दिस डीजनरेट सॉल्यूशन आपको सॉल्यूशन कई बार ऑप्टिमल मिलता भी है या नहीं भी मिलता है। सेकंड केस जहाँ पर डीजनरेसी आती है वो ये वाला केस है कि यहाँ पर आपके पास टाई बिटवीन आउटगोइंग वेरिएबल्स हो जाए। सो यहाँ पर इस केस में नेक्स्ट स्टेप में जाकर सॉल्यूशन डीजनरेट हो जाएगा। सो सी वाली सिचुएशन बहुत डेंजरस है, अगर आप इसको प्रॉपरली रिजॉल्व नहीं करते हो तो इन दोनों केसेस में जहाँ पर डीजनरेसी या टाई बिटवीन आउटगोइंग वेरिएबल्स है वहाँ पर सॉल्यूशन इंप्रूव होने की कोई गारंटी नहीं है। सो वी हैव टू रिजॉल्व देम प्रॉपरली। सो आर्बिट्रीली हम इसको चूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज आर्बिट्रीली अगर हमने कोई भी वेरिएबल चूज़ कर लिया, आउटगोइंग वेरिएबल अगर टाई है और हमने आउटगोइंग वेरिएबल को आर्बिट्रीली चूज़ कर लिया, सो देयर इज़ नो गारंटी ऑफ सॉल्यूशन। हो सकता है कि आपका सॉल्यूशन इंप्रूव नहीं हो और सॉल्यूशन जो है वो साइक्लिक हो जाए। साइक्लिक का मीनिंग है कि एक वेरिएबल जिसके आगे जीरो है वही वेरिएबल फिर से उस सिंप्लेक्स टेबल से बाहर चले जाए या बेसिस से बाहर चले जाए और नेक्स्ट स्टेप में जो आ रहा है वेरिएबल बेसिस में वो उससे नेक्स्ट स्टेप में फिर बाहर चले जाए। सो ये प्रोसेस जो है चलती रहेगी कि वेरिएबल उसी पर्टिकुलर रो में वेरिएबल इनकमिंग होते रहेंगे, आउटगोइंग होते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। तो उस केस में सॉल्यूशन इंप्रूव नहीं होगा और मेथड विल फेल। डीजनरेसी प्रैक्टिकली तब आती है व्हेन देयर इज वन और मोर रिडंडेंट कॉन्स्टेंट्स। सो कुछ कॉन्स्टेंट्स ऐसे होते हैं सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स में जिनको इंक्लूड करने या नहीं करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमारे सॉल्यूशन पे। तो ऐसे कॉन्स्टेंट्स अगर प्रेजेंट हैं तो ऐसे कांस्टेंट को हम सुपरफ्लुअस कांस्टेंट बोलते हैं, जो प्रेजेंट होने या नहीं होने से हमारे सॉल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे कांस्टेंट के कारण कई बार डिजेनरेसी आ जाती है। सो हाउ टू रिमूव डिजेनरेसी, दैट मीन्स टाई बिटवीन आउटगोइंग वेरिएबल्स। तो उसके लिए हम ये रूल फॉलो करेंगे कि सबसे पहले अगर टाई बिटवीन आर्टिफिशियल वेरिएबल एंड अदर डिसीजन वेरिएबल्स और सरप्लस वेरिएबल्स है, सपोज देयर इज अ टाई बिटवीन दिस, सपोज A1
एंड इस तरह की सिचुएशन है आपके पास में। सो अगर आपके पास में आपने थीटा फाइंड किया और आपको मालूम पड़ रहा है कि S1 में और A1 दोनों में टाई है, दोनों में जो थीटा है वो 3 आ रहा है। सो इस केस में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ऑलवेज रिमूव दिस A1। सो इस A1 को हम हमेशा आउटगोइंग वेरिएबल चूज करेंगे, बिकॉज आर्टिफिशियल वेरिएबल को हम सिंप्लेक्स टेबल से बाहर निकालना चाहते हैं। वी वांट दिस आर्टिफिशियल वेरिएबल A1 to be removed from the simplex table. So we remove this A1 in case of tie between an artificial variable and other variables. So other variables, slack variable, surplus variable और decision variable कुछ भी हो सकते हैं। तो जब भी किसी आर्टिफिशियल वेरिएबल का टाई होगा किसी डिसीजन वेरिएबल से या सरप्लस और स्लैक वेरिएबल से, सो हमेशा हमको आर्टिफिशियल वेरिएबल को ही आउट करना है। सो पहला रूल तो ये है। सेकेंड रूल, इफ देयर इज अ टाई बिटवीन अदर वेरिएबल्स, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स में टाई नहीं है, दूसरे स्लैक सरप्लस वेरिएबल और डिसीजन वेरिएबल में टाई है, देन हमको ये मेथड इस तरह से फॉलो करना है। सो वी हैव टू यूज दिस परटर्बेशन मेथड टू रिजॉल्व द टाई। सो परटर्बेशन मेथड में हम रिजॉल्व कैसे करेंगे? सो सबसे पहले वी डिवाइड ईच एलिमेंट इन टाइड रोज। सो जो आपके पास में टाइड रोज हैं, सपोज आपके पास में x और S3 के बीच में टाई है और अदर वेरिएबल्स भी प्रेजेंट है इसमें, हो सकता है कि यहाँ y हो। सो x और S3 में अगर टाई है और इसका जो आपने इनकमिंग वेरिएबल चूज किया है तो ये की कॉलम आ जाएगा यहाँ। सो की कॉलम को लेकर जो एलिमेंट्स हैं उनको लेकर you divide each and every elements of this row by using elements of key column. Okay, so पॉजिटिव कोएफिशिएंट से हमको डिवाइड करना है की कॉलम में। so की कॉलम के जो पॉजिटिव कोएफिशिएंट्स है उनसे आप इस रो में हर एक एलिमेंट को डिवाइड करेंगे। so इस पर्टिकुलर रो के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आप 1 by 1 कॉलम वाइज डिवाइड करते जाओगे यूजिंग एलिमेंट्स ऑफ की कॉलम, पॉजिटिव एलिमेंट्स ऑफ की कॉलम। जीरो और नेगेटिव आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। सो इस सिचुएशन में आपके पास में इस तरह से यहाँ पर रेशोज बनेंगे। सो इनमें से आपको टाई रिजॉल्व करने के लिए इन दोनों रो में आपको देखना है कि S1 में आपके पास में जो रेशोज आ रहे हैं उनको कंपेयर करना है। सो यहाँ पर जो रेशो आ रहा है S1 में, इसको आपने कंपेयर किया और इनमें से जो भी लीस्ट है, अगर यहाँ टाई रिजॉल्व हो जाता है सो लीस्ट पॉजिटिव रेशो जो भी है उसको आपको लेना है, या न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट रेशो जो भी आ रहा है उसको आपको चूज करना है। सो सपोज न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट रेशो आपके पास में थर्ड रो में आ रहा है, तो थर्ड रो में जो भी है उसको आप आउटगोइंग वेरिएबल ले लोगे। तो थर्ड रो में S3 है, उसको आउटगोइंग वेरिएबल ले लिया। बट इन केस अगर यहाँ पर टाई रिजॉल्व नहीं हो रहा है, दोनों इक्वल आ रहे हैं, S1 में तो आपने देखा कि दोनों रेशो इक्वल हैं, देन यू मूव टू S2। सो S2 में आप देखोगे इन एलिमेंट से डिवाइड लगा के, तो यहाँ पर अगर आपको टाई रिजॉल्व हो जाता है, जो भी लीस्ट न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट रेशो आ रहा है उसको आप ले लोगे और आप उसको आउटगोइंग वेरिएबल चूज कर लोगे करस्पॉन्डिंगली। सो अगर यहाँ भी रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो S3 पे जाओगे, एंड देन S1 S2 S3 में भी रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो आप मूव करके यहाँ जो भी वेरिएबल्स है इनिशियली x y z उनमें आ जाओगे। सो कॉलम वाइज आपको लेफ्ट टू राइट कंपेयर करना है लीस्ट रेशोज, एंड जहाँ भी टाई रिजॉल्व हो जाए उस रो को आपको एज ए आउटगोइंग रो चूज करना है, या आउटगोइंग वेरिएबल करस्पॉन्डिंग जो भी वेरिएबल है उस रो में उसको आउटगोइंग वेरिएबल चूज करना है। सो इन दिस वे द टाई इज रिजॉल्व्ड। सो सेकेंड स्टेप में जब आप डिवाइड करने के बाद में आप करोगे कंपेयर द रिजल्टिंग रेशोज इन कॉलम बाय कॉलम। So after dividing this, next step है compare the resulting ratios column by column from left to right, first in the select surplus variables column and then in the other columns. Then the outgoing variable corresponds to the row which first contains the numerically smallest ratio. So as I explained, आपको S1, S2, S3 column में देखना है कि least ratio कहाँ पर है और उस least ratio के corresponding जो भी row है उसको choose करना है और उस row के corresponding जो भी variable है वो हो जाएगा outgoing variable. So let's take an example to understand these steps. So first example हम लेते हैं maximize z equal to 7x1 plus x2 minus 3x3 subject to these constants.
सो फर्स्ट स्टेप इज़ टू कन्वर्ट दिस प्रॉब्लम इनटू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिर्फ स्लैक वेरिएबल्स की ज़रूरत है। यहाँ पर कोई सरप्लस वेरिएबल और आर्टिफिशियल वेरिएबल की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो दिस प्रॉब्लम इज सिंपल। सो इफ़ यू राइट दिस प्रॉब्लम इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस विल लुक लाइक। तो यहाँ S1 S2 S3 को यूज़ करके आपने इसको कन्वर्ट कर लिया स्टैंडर्ड फॉर्म में। एंड द इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन इज़ वेरी सिंपल। x1 equal to x2 equal to x3 equal to 0. So s1 equal to 12, s2 equal to 6 and s3 equal to 4. And value of objective function is 0 initially because x1, x2, x3 0. So we write the simplex table. We arrange these solutions in simplex table. So in simplex table we see that this is the simplex table. Now this solution is optimal or not? सो यहाँ पर हमने देखा नेगेटिव जो है वो -7 है। सो मैक्सिमम नेगेटिव हम चूज़ करेंगे यहाँ पर इस रो में। मैक्सिमम नेगेटिव इज -7। सो दिस इज इनकमिंग वेरिएबल। सो इट इज डिसाइडेड x1 इज इनकमिंग वेरिएबल। नाउ विच वन इज आउटगोइंग? सो वी फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव रेशो। सो वी डिवाइड द एलिमेंट्स ऑफ दिस B column by elements of this key column. So we find that there is a tie between outgoing variables. So here we see that minimum ratio is 2 which is equal for S2 and S3. So अब कौन सा वेरिएबल यहाँ पर आउटगोइंग होगा वो डिसाइड करना है आपको। So to decide the outgoing variable we look at the key column in tied rows. So tied rows ये है और इनमें key column में elements है 3 and 2. So using these 3 and 2 we divide the elements of S1 first. सो S1 के एलिमेंट्स को डिवाइड किया आपने तो 0/3, 0/2। सो यहाँ पर टाई रिजॉल्व नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर आपको लीस्ट पॉजिटिव रेशो 0 है। दोनों में लीस्ट रेशो 0 है न्यूमेरिकली। सो वी मूव टू द नेक्स्ट कॉलम। S2 के कॉलम में हम देखते हैं। सो 3 से डिवाइड किया इसको हमने 1/3। इधर हमने 0 को डिवाइड किया 2 से तो 0/2 मीन्स 0। सो यहाँ लीस्ट न्यूमेरिकली जो है वो रेशो है 0 जो कि थर्ड वाली रो में है। सो थर्ड वाली रो में हमको यहाँ पर लीस्ट रेशो मिलता है विच इज़ 0। सो थर्ड रो को हम चूज़ करेंगे एज आउटगोइंग वेरिएबल रो। सो आउटगोइंग वेरिएबल इज S3। सो परटर्बेशन मेथड से हमने क्या किया, की कॉलम के एलिमेंट्स को लेकर पहले S1 के एलिमेंट्स को डिवाइड किया हमने। सो यहाँ पर टाई रिजॉल्व नहीं हुआ तो हमने S2 पर गए। S2 में हमने देखा है 1/3 एंड 0/2। सो यहाँ पर अगर हम इन एलिमेंट्स को की कॉलम के एलिमेंट से डिवाइड करते हैं तो लीस्ट रेशो जो है वो आता है 0। सो इस पर्टिकुलर रो में जो भी करस्पॉन्डिंग वेरिएबल है S3 वो हो गया आउटगोइंग वेरिएबल। सो आउटगोइंग वेरिएबल इज नाउ S3। नाउ रिपीट द प्रोसेस एज यूजुअल जैसे हम सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं। सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन द होल सिंप्लेक्स टेबल। सो यहाँ पर ये हो गई आउटगोइंग वेरिएबल। आउटगोइंग वेरिएबल है S3 और इनकमिंग वेरिएबल X1। सो S3 को हमने रिप्लेस कर दिया X1 से और इस पर्टिकुलर रो में हमने 2 से डिवाइड कर दिया just to make this element 1. Then using this row we make all other entries in this column 0. So इस 1 को यूज़ करके पहले हमने इसको 0 किया। So multiply this row by -3 and add it to this S2 row. So यहाँ पर 0 आ जाएगा एंड करस्पॉन्डिंगली यहाँ पर जो एंट्रीज हैं रो ऑपरेशन से वो आ जाएंगी। सिमिलरली इस 4 को 0 करना है। सो इसमें हमने -4 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर ऐड कर दिया तो ये 0 हो गया एंड करस्पॉन्डिंगली जो भी एलिमेंट्स है वो आ जाएंगे। सो आई एम राइटिंग डायरेक्टली एंड यू सी हियर दिस इज द न्यू सॉल्यूशन S1 equal to 4, X1 equal to 2. So when we put X1 equal to 2 we get 14 as the solution. So you can verify Z is 14 at X1 equal to 2, X2, X3 are 0. Now again this solution is not optimal because of this negative. So maximum negative is -15. The solution is not optimal. Again we use the simplex method as usual. So की कॉलम आपके पास में ये है, इससे आपने डिवाइड किया 4/11
then this is 0 and this is divide by -2. So division by -2 is not allowed, so we put dash here. Minimum ratio is 0. Now you can see here, यहाँ पर टाई था बिटवीन आउटगोइंग वेरिएबल्स, सो इसके कारण नेक्स्ट स्टेप में जो सॉल्यूशन है वो डी जनरेट हो गया है. सो यहाँ पर S2 की वैल्यू आ गई है 0. दैट्स वाई दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड डी जनरेट सॉल्यूशन. सो अभी जो सॉल्यूशन आ रहा है वो आ रहा है S1 इक्वल टू 4, S2 इक्वल टू 0, X1 इक्वल टू 2. तो ये सॉल्यूशन S2 इक्वल टू 0 जो है बेसिक सॉल्यूशन है, बट इसमें S2 इक्वल टू 0 आ गया है. सो नॉन बेसिक वेरिएबल्स तो 0 है ही सही, बट यहाँ बेसिक वेरिएबल भी 0 आ गया. इस कारण से हमने इस सॉल्यूशन को बोला है डीजनरेट. सो जब भी इस तरह की टाई होती है बिटवीन आउटगोइंग वेरिएबल्स, नेक्स्ट स्टेप में सॉल्यूशन डीजनरेट हो जाता है. सो अगर इसको प्रॉपरली रिजॉल्व नहीं करेंगे तो ये 0 प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. नेक्स्ट स्टेप में 0 आ गया, फिर मिनिमम रेशो भी यहाँ पे 0 आ रहा है, और इसके नेक्स्ट स्टेप में भी फिर मिनिमम रेशो 0 ही आएगा. तो इसी पर्टिकुलर रो के अंदर वेरिएबल्स इनकमिंग आउटगोइंग होते रहेंगे. सो अभी हमने टाई रिजॉल्व कर दिया है प्रॉपरली. सो अब आगे हम सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या होता है. सो आउटगोइंग वेरिएबल इज दिस S2. सो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास में जो सॉल्यूशन आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ आपको. दिस इज द सॉल्यूशन. सो यूजुअल सिंप्लेक्स मेथड हमने यूज़ किए और सिंप्लेक्स मेथड यूज़ करके हमने मॉडिफाइड टेबल लिखी है. सो दिस इज द मॉडिफाइड टेबल. Now you can see here the new solution is S1 equal to 4, X2 equal to 0 and X1 equal to 2. So here also we see that X2 equal to 0. अब बेसिक वेरिएबल X2 है लेकिन उसकी वैल्यू 0 है, और यहाँ पर जो X1 है उसकी वैल्यू है 2, और X3 की वैल्यू जो नॉन बेसिक वेरिएबल है उसकी वैल्यू 0 है, and S1 equal to 4. Again the solution is degenerate and the value of objective function is 14. सो अभी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू इंप्रूव नहीं हुई है. इसके पहले वाली स्टेप में भी 14 थी और अभी भी 14 है. ओके, सो अगेन द सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल, कैन बी इम्प्रूव्ड बाय टेकिंग X3 इनटू बेसिस. सो यहाँ मैक्सिमम नेगेटिव हमने लिया -48/7. सो दिस टाइम X3 इज इनकमिंग, एंड मिनिमम रेशो इफ वी फाइंड, मिनिमम रेशो इज 56/111. सो नेगेटिव वैल्यू से डिवाइड नहीं करते हैं हम. सो दिस इज इनकमिंग वेरिएबल, X3 इज इनकमिंग एंड S1 इज आउटगोइंग. सो मिनिमम पॉजिटिव रेशो है 56/111. सो नेक्स्ट स्टेप में X3 इज इनकमिंग, सो X3 को हमने यहाँ रख दिया है. वी रिप्लेस S1 by X3 एंड वी मॉडिफाई दिस रो, एंड यूजिंग दिस रो वी मेक ऑल अदर एंट्रीज 0 इन द की कॉलम. सो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कैलकुलेट करके लिखा है. सो दिस इज द Z रो, एंड यू कैन सी हियर एवरी एंट्री इन दिस Z रो इज पॉजिटिव. सो सॉल्यूशन कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड, एंड द सॉल्यूशन इज X3 इक्वल टू 56/111, X2 इज 76/111, and this is 290/111. So this solution is optimal, and the value of the objective function is 646/37, which is maximum, because solution cannot be improved further. So solution Z maximum is 646/37. So this is how you resolve the degeneracy in case of tie between outgoing variables. Now consider this example. Minimize Z -5x1 plus 2x2 minus 3x3 subject to these constants. So when you express this problem in standard form, you have to use slack surplus variables with one artificial variable. So यहाँ पर आपको artificial variable की requirement होगी. So when you use standard form, so standard form में हमने इसको maximization में convert कर लिया है, and we see that we have one artificial variable और बाकी slack variables हैं S2 S3. So surplus variable के साथ में ये artificial variable है, हमने इसको big M method से solve करेंगे. So initial basic feasible solution अगर find करें हम, so x1 equal to 0, x2 equal to 0, x3 equal to 0 and also s1 equal to 0. So initial solution क्या है, a1 equal to 2,
S2 equal to 3, S3 equal to 5. With Z star is as 2m because A1 equal to 2, so this is minus 2m. So this is initial basic feasible solution. Now we put this solution into simplex table and we see this is the simplex table. सो सिंप्लेक्स टेबल में अभी आपको प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कि यहाँ पर जेड स्टार की वैल्यू यहाँ 0 शो हो रही है, लेकिन जेड स्टार की वैल्यू है -2m. सो पहले हम इसको करेक्ट करेंगे. सो टू करेक्ट दिस, मल्टीप्लाई दिस रो बाय -m एंड ऐड इट टू जेड रो. सो -2m से मल्टीप्लाई, -m से मल्टीप्लाई किया हमने इस A1 वाली रो में और इसको जेड रो में ऐड कर दिया. सो यहाँ पर अगर हम m से मल्टीप्लाई करेंगे देन दिस विल बिकम -2m. इफ वी ऐड हियर -5 -2m. सिमिलरली यहाँ -m से मल्टीप्लाई किया तो -2m, सो 2 -2m. सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा +m, सो -3 +m. यहाँ पर आएगा आपके पास में +m, तो यहाँ +m हो जाएगा एंड सो ऑन. सो इफ यू मल्टीप्लाई फर्स्ट रो बाय -m एंड ऐड इट टू z star row, then we get this row. So this is the starting solution. Now this solution is corrected. You can see here A1 equal to 2 and the value of z star is -2m. Which one is maximum negative? So इसमें maximum negative कौन सा है अगर z row में, तो अगर हम देखेंगे maximum negative is this, because -2m दोनों इक्वल है यहाँ पर, और यहाँ पर -5 फैक्टर है जो यहाँ से और ज़्यादा सब्ट्रैक्ट हो रहा है. So this is the maximum negative. So we choose this x1 as incoming variable. x1 incoming variable है. आउटगोइंग वेरिएबल के लिए हम मिनिमम पॉजिटिव रेशो फाइंड करेंगे. सो ये इनकमिंग वेरिएबल हो गया x1, पॉजिटिव रेशो हमने फाइंड किया. सो की कॉलम के एलिमेंट से हमने डिवाइड लगाया तो ये आ गया 1, इधर भी 1 आ गया एंड दिस इज इन्फिनिटी. 0 से डिवाइड लगाएंगे तो अगेन वी सी दैट देयर इज अ टाई बिटवीन आउटगोइंग वेरिएबल्स. तो टाई बिटवीन A1 एंड S1. सो यहाँ पर टाई आपको मिल रहा है आर्टिफिशियल वेरिएबल एंड स्लैक वेरिएबल S1. सो यहाँ पर आपको कोई परटर्बेशन मेथड लगाने की जरूरत नहीं है. यू रिमूव दिस टाई यूजिंग द फॉलोइंग रूल. सो यू कैन रिमूव दिस टाई बाय रिमूविंग दिस A1. सो A1 को आप आउटगोइंग वेरिएबल चूज करेंगे. यहाँ पर आपको परटर्बेशन मेथड की जरूरत नहीं है. वी ऑलवेज रिमूव आर्टिफिशियल वेरिएबल इन केस ऑफ टाई. सो आर्टिफिशियल वेरिएबल को हमने रिमूव कर दिया एंड वी मॉडिफाई दिस रो बाय डिवाइडिंग बाय 2. सो इस पूरी रो में 2 से डिवाइड लगाएंगे और हम इस रो को मॉडिफाई कर लेंगे. सो नेक्स्ट स्टेप इज A1 is removed, x1 is incoming, and using this row we make all other entries in this particular column. की column की दूसरी सारी entries को हम 0 कर देंगे using this one. So using the proper row operation you can find this solution is. So here you can see the solution is x1 equal to 1, x2, x3 equal to 0 and S2 equal to 0, S3 equal to 5. And the value of the objective function z star is 5. You can verify at x1 equal to 1, z star is 5. Now yes, you see that this solution is degenerate because S2 is 0. So basic variable 0 आ गया यहाँ पर, और ये 0 इसलिए आया है क्योंकि इसके पहले वाली स्टेप में टाई बिटवीन आउटगोइंग वेरिएबल्स था. सो हमने टाई रिजॉल्व कर लिया और यहाँ पर आपको मिल गया है 0. सो दिस सॉल्यूशन इज डीजनरेट. सो इन द नेक्स्ट स्टेप वी फाइंड मैक्सिमम नेगेटिव. मैक्सिमम नेगेटिव इज -11/2. सो -11/2 को हमने मार्क कर लिया एज इनकमिंग वेरिएबल x3. सो इनकमिंग वेरिएबल इज x3. आउटगोइंग वेरिएबल के लिए अगेन वी फाइंड द पॉजिटिव रेशो. तो यहाँ पर 1/2 से डिवाइड करेंगे, -1/2 से अलाउड नहीं है. 3/2 से डिवाइड करेंगे देन दिस इज द मिनिमम रेशो. सो मिनिमम रेशो इज 0
So we choose S2 as outgoing variable. So new solution is this. सो एस टू को हमने आउटगोइंग वेरिएबल लिया है, तो इस पूरी रो को हम डिवाइड करेंगे 3/2 से. सो ये पूरी रो 3/2 से डिवाइड करके यहाँ लिखिए. सो दिस इज़ द न्यू रो. तो जैसे ही आपने x3 को यहाँ पर बेसिक वेरिएबल बनाया, उस पूरी रो को आप डिवाइड कर दो बाय की एलिमेंट. सो की एलिमेंट इज 3/2. नाउ यूजिंग दिस वन मेक ऑल अदर एंट्रीज 0. सो यहाँ पर आप 1/2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो 0, और फिर -3 से मल्टीप्लाई करके नीचे वाली रो में ऐड कर दो, और फिर 11/2 से मल्टीप्लाई करके z वाली रो में ऐड कर दो इस पर्टिकुलर रो को. सो द मॉडिफाइड सॉल्यूशन इज दिस. सो अब जो न्यू सॉल्यूशन है वो आपके पास में अगेन इट इज़ डीजनरेट. x1 इक्वल टू 1 आ रहा है, एंड x3 इक्वल टू 5, x3 इक्वल टू 0, एंड सॉल्यूशन इज नॉट इम्प्रूव्ड. यू कैन सी सॉल्यूशन 5 था, अभी भी 5 ही है. सो अभी सॉल्यूशन इंप्रूव नहीं हुआ है, सॉल्यूशन चेंज हुआ है बट इंप्रूव नहीं हुआ है. z की वैल्यू इंप्रूव नहीं हो रही है, सॉल्यूशन चेंज हुआ है. सो दिस इज नॉट ऑप्टिमल. अगेन मैक्सिमम नेगेटिव इज -56/3. अगेन इसको हमने मैक्सिमम वैल्यू चूज की है, एंड जो मिनिमम रेशो है वो है 1/3. सो इस की कॉलम के एलिमेंट से हमने इसको डिवाइड किया. एंड अगेन यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि नेगेटिव एलिमेंट से हम डिवाइड नहीं लगाते. सो जब भी नेगेटिव एलिमेंट से हम डिवाइड लगाएंगे, इसको हम 0/-14/3 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव एलिमेंट है तो इसको डिवाइड ही नहीं लगाना है, इसलिए हम इसको डैश लिखेंगे. सो 1/3 इज़ द लीस्ट रेशो. सो लीस्ट रेशो के कारण ये S3 जो है आउटगोइंग वेरिएबल हो गया. आउटगोइंग वेरिएबल हो गया ये. सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, S3 को रिप्लेस करेंगे x2 से, एंड इसको हम डिवाइड लगा देंगे 15 से. सो दिस रो विल चेंज. ओके, सो यहाँ 1 आएगा. 1 आने के कारण इसको हम यूज करके दूसरी सारी एंट्रीज को 0 करेंगे. सो इन द नेक्स्ट स्टेप दिस इज द न्यू सॉल्यूशन. So new solution is x1 equal to 13/9, x3 equal to 14/9, x2 equal to 1/3. So you can use usual simplex method and you can find the new solution. So ये particular row जो आपके पास में 1 आई थी, इसको यूज़ करके बाकी दूसरे एलिमेंट को 0 करना है. So previous step में जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पर उनको 0 कर दिया हमने using this 1. So particular इस रो में हमने जो भी ऑपरेशन लगाना है, रो ऑपरेशन, उसको यूज़ करके यहाँ 0 किया. फिर इसी रो को हमने यूज़ करके इसको 0 कर दिया, और पर्टिकुलर रो जो भी सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा. सो यू कैन वेरीफाई दैट व्हेन x1 इक्वल टू 13/9, x2 इक्वल टू 1/3 एंड x3 इक्वल टू 14/9, z स्टार इज 101/9. ये आप वेरीफाई कर सकते हो. अगेन दिस सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल बिकॉज ऑफ दिस मैक्सिमम नेगेटिव. सो मैक्सिमम नेगेटिव अब आपको दिखाई दे रहा है कि S1 के नीचे है. सो S1 पहले यहाँ पर प्रेजेंट था, बाद में ये x1 ने इसको रिप्लेस किया था S1 को, लेकिन अभी आपको दिखाई दे रहा है कि ये S1 फिर से अंदर आ रहा है. S1 इज अगेन एंटरिंग द बेसिस. सो ये हो सकता है, इस एग्जांपल को आप ध्यान रखिए कि कोई वेरिएबल किसी स्टेप में अगर आउटगोइंग हो गया है, बेसिस से बाहर चला गया है, तो हो सकता है कि वो फ्यूचर में या आगे के किसी स्टेप में जाकर फिर से बेसिस में आ जाए. तो यहाँ पर अभी आप देखोगे कि यहाँ पहले S1 प्रेजेंट था फर्स्ट स्टेप में, वो रिमूव हुआ था, x1 ने इसको रिमूव किया था, बट दिस टाइम इट इज अगेन एंटरिंग द बेसिस. सो अभी ये S1 इनकमिंग है. अब आउटगोइंग वेरिएबल के लिए आप यहाँ से चेक करोगे कौन सा आउटगोइंग है. सो यहाँ सॉल्यूशन नॉट ऑप्टिमल, मैक्सिमम नेगेटिव. सो पॉजिटिव रेशो हम फाइंड करेंगे विच इज 70/3. इसी से डिवाइड करना है हमको. सो यहाँ डिवाइड कर दिया, 70/3 इज द लीस्ट पॉजिटिव ओनली. सो अगेन यहाँ पर S1 अब यहाँ पर x3 की प्लेस लेगा. सो S1 विल रिप्लेस दिस x3, और ये की एलिमेंट 1/15 से हम डिवाइड लगा देंगे इस पूरी रो को. सो दिस इज द न्यू रो. Now using this 1 we make all other entries 0 using row operation.
सो मैट्रिक्स में जैसे रो ऑपरेशन लगाते हो वैसे आप लगा दो। जैसे यहाँ 4/15 है, -4/15, सो यहाँ पर +4/15 से मल्टीप्लाई करो इस पूरी रो में, और इस पूरी रो को यहाँ ऐड कर दो, तो ये एंट्री 0 मिल जाएगी। तो बाकी करस्पॉन्डिंग जो भी है वो चेंज होंगे। सिमिलरली यहाँ पर -1/5 है, तो इस पूरे रो में +1/5 से मल्टीप्लाई करके इस रो में ऐड कर दो, सो ये 0 मिल जाएगा, और करस्पॉन्डिंग जो भी एलिमेंट्स है वो मॉडिफाई होंगे। सिमिलरली यहाँ 11/15 है, सो 11/15 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 11/15 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे। सो इस पूरी रो में 11/15 से मल्टीप्लाई किया और इस Z स्टार रो में ऐड कर दिया। सो अब जो सॉल्यूशन आएगा वो ये वाला सॉल्यूशन है। ओके, नाउ यू कैन सी there is no negative element in Z star row, so Z star row में कुछ भी नेगेटिव नहीं है, all are positive or 0, so this solution is optimal now। तो सॉल्यूशन आपको क्या मिला है, अब सॉल्यूशन इंप्रूव हुआ है। सो x1 = 23/3, x2 = 5, x3 = 0 एंड s1 = 70/3। सो अब जो आपको सॉल्यूशन मिला है वो है ऑप्टिमल, and the solution is this। So Z star is 85/3, but Z star is maximum of -Z, so यहाँ पर Z minimum आ गया है -85/3। So in the original Z, if you put x1 = 20/3, 23/3 and x2 = 5 and x3 = 0, you get minimum of Z as -85/3। So this is how you find the solution in case of complications। तो जब भी आपके पास में टाई बिटवीन आउटगोइंग वेरिएबल्स हो उसको आप प्रॉपरली रिजॉल्व करो। इनकमिंग वेरिएबल्स में टाई होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि आर्टिफिशियल वेरिएबल को आपको चूज़ नहीं करना है एज इनकमिंग वेरिएबल, और आउटगोइंग वेरिएबल में जब टाई हो तो आपको हमेशा आर्टिफिशियल वेरिएबल को बाहर निकालना है। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल जब भी टाई में आता है उसको सबसे पहले हम बाहर निकालेंगे। बाकी दूसरे केसेस में टाई आप इन रूल्स को फॉलो करके रिजॉल्व कर सकते हो। सो दिस वाज डिस्कशन अबाउट कॉम्प्लिकेशंस इन सिंप्लेक्स मेथड एंड देयर रिमूवल। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।